पीएफपी नंबर 2 को देखो, पीएफपी नंबर 2 क्या कह रहा है, टॉपिक नंबर ये है 3 का, नहीं टॉपिक नंबर 2 का, और टॉपिक नंबर 2 आपको क्लियर है, क्या है, ट्रांसवर्स वेव की स्पीड बताना है स्ट्रिंग के अंदर और किसी भी पर्टिकुलर हार्ड ऑब्जेक्ट के अंदर, ट्रांसवर्स वेव की स्पीड। तो यहाँ पर स्ट्रिंग वाला केस है, आपसे कह रहा था स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज इतने, ये स्ट्रिंग के अंदर ट्रांसवर्स वेव की स्पीड है, ठीक है, अभी खींची हुई है, हमसे कह रहा व्हेन द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज 3.6 किलोग्राम वेट। देखो टेंशन दे रखी है, उस टेंशन पर ये स्पीड है स्ट्रिंग के अंदर। हमसे कह रहा कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव इन द सेम स्ट्रिंग इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग चेंज इतने। अगर स्ट्रिंग के अंदर टेंशन को चेंज कर दिया जाए, ठीक है, टेंशन इतनी कर दी गई है, तो अब बताओ स्पीड कितनी होगी। तो आपको पता है कि सेम स्ट्रिंग है तो मास डेंसिटी सेम होगी, तो इसलिए आप सिंपल सा एक फॉर्मूला लगा देंगे, सिंस वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि जो स्पीड होती है ट्रांसवर्स वेव की ये होता है टेंशन अपॉन मास, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व कर लो यार, यहाँ सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू टी अपॉन एम, और यहाँ से निकालोगे m इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन वी। चूँकि मास डेंसिटी सेम है तो आप ये कह सकते हैं, सिंस ऐसे लिख सकते हैं मास डेंसिटी इज सेम, मास डेंसिटी क्या है, सेम है, तो इसका मतलब T1 का स्क्वायर अपॉन V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको थोड़ा घुमा के लिखो, इस तरह से लिखो, V1 का स्क्वायर अप सॉरी, अरे ये मैंने यहाँ ही उल्टा लिख दिया, इसको उल्टा लिख दिया, मुझे चाहिए था m, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा T अपॉन V स्क्वायर। तो यहाँ से देखो मुझे चाहिए जी, तो मैं इसको m कांस्टेंट है तो दोनों के केस में बराबर होगा, तो आप कह सकते हैं T1 का स्क्वायर अपॉन V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू T2 का स्क्वायर अपॉन V2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखेंगे V2 अपॉन V1 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा T2 अपॉन T1 इस होल का। अरे ये स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ बार बार मैं यार, समझ में नहीं आ रही बात, पागल हो गया क्या मैं, पागल हो गया क्या। T1 अपॉन V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू T2 अपॉन V2 का स्क्वायर एक ही चीज़ कई बार लिख दी यार, चलो कभी कभी हो जाता है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों के साथ भी होता होगा, आप लोग कोई दूध के धुले नहीं हो। तो ये आपके पास हो चुका है कि V2 अपॉन V1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करो, V2 तो आपको चाहिए तो मैं V2 को यहीं रोकूंगा और V1 ये, अच्छा जी स्क्वायर है इधर जाकर स्क्वायर रूट में, बिल्कुल T2 की वैल्यू कितनी है, टेंशन नई कितनी हो चुकी है 4.9, और पहली वाली कितनी थी ये T1 बताएगा, T1 कितना 3.6 ये आ चुका, ठीक है भाई। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 49 से 36, मतलब ये हो जाएगा 7 का और ये हो जाएगा 6 का। तो आपके पास V2 अपॉन V1 निकल कर आ चुका है 7 डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ से आपको V2 चाहिएगा तो V1 मल्टीप्लाई में चले जाएगा और V1 की वैल्यू है 348, ठीक है, और ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 6। 6 से काटो, 6 छंग 36, 6 छंग 36, 6 पंजे 30 और ये कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 से काटेंगे तो 6 पंजे 30, 5 बार चला गया, 4 बचे, 4 यहाँ जाएगा तो 6 7 42, 6 8 48, 8 बार। तो यहाँ 58 की 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब 58 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 56 का 6 कैरी 5, 7 पंजे 35 और 5 40, तो ये हो जाएगा 406। तो वैल्यू आ जाएगी 406 मीटर पर सेकंड। देखो जी ये था, मुझे नहीं लगता कुछ टफ है, इजी है, अंडरस्टैंडेबल भी होगा, आप ऐसे लगा सकते हैं। अच्छा ये जो काम मैंने किया था फालतू का, आप चाहे तो ना भी करें, आप डायरेक्ट, आपको पता है कि V1 इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट T1 अपॉन M1 मत कहो M कहो, आप ये निकाल लो और V1 अपॉन V2 का रेशियो निकाल लो, जाहिर सी बात है M से तो M कट ही जाएगा, तब भी आप सोल्व कर सकते थे, मैंने फालतू का काम कर दिया। कोई नहीं, आप अपने हिसाब से करें, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। थैंक यू।